Socrates ने कहा है unexamined life is not worth living and we I think IS believe that unexamined PYQs is not worth giving. अगर आपने PYQ एग्जामिन नहीं किए एनालाइज नहीं किए तो देयर इज नो पॉइंट राइटिंग द मेंस मेंस की आधी गेम PYQs पर टिकी हुई है लॉट ऑफ थीम्स एज इट इज उठकर सेम आ जाती हैं PYQs की मेंस में ठीक है इफ यू डू दिस थिंग विल यू विल बी एबल टू क्लियर मेंस बहुत ईज़ी है मेंस क्लियर करना, ठीक है? अब हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। विल ट्राई एंड कवर एथिक्स, पूरा एथिक्स इन 8 लेक्चर्स विद पीवाईक्यू स्ट्रक्चरिंग, ऑलराइट? सो इसमें हम क्या करेंगे इन 15 से 20 मिनट्स विल क्विकली रिवाइज़ द टॉपिक्स। ये हमारा पहला टॉपिक का सब पार्ट्स हैं, इसको रिवाइज़ करेंगे एंड देन विल गो थ्रू द पीवाईक्यूज़, ऑलराइट? सो लेट्स डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है तो सबसे पहले आता है हमारा एथिक्स। अब एथिक्स होता क्या है व्हाट इज एथिक्स एथिक्स आर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी प्लेस करती है ऑन इटसेल्फ व्हिच हेल्प्स गाइड बिहेवियर चॉइसेस एंड एक्शंस। अब ये डेफिनेशन क्रैम कर लेना रट लो इस डेफिनेशन को ठीक है द पर्पस ऑफ एथिक्स इज टू अचीव समम बोनम। अब एथिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह की जरूरत पड़े तो उसके साथ ये कीवर्ड जरूर डालने का समम बोनम। और इसका एथिक्स का ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड ईथोस से जिसका मतलब है कैरेक्टर या फिर कस्टम। ठीक है अब ये सोचो कि एथिकल होता क्या है व्हाट इज बीइंग एथिकल व्हाट इज एथिकल ये कौन डिफाइन करेगा कोई इंडिविजुअल डिफाइन करेगा या सोसाइटी डिफाइन करेगी ऑलराइट सो एथिकल चीजें होती हैं या व्हाटएवर इज एथिकल इज डिफाइंड बाय सोसाइटी। अब मान लो व्हाट इफ एडोल्फ हिटलर या फिर उसामा बिन लादेन आ गए डिफाइन करने के लिए कि एथिकल क्या होगा तो दुनिया में क्या होगा डिस्ट्रक्शन वायलेंस हॉलोकास्ट। इसीलिए वी वोंट लेट देम डिसाइड व्हाट इज एथिकल वी एज अ सोसाइटी विल डिसाइड इट। ठीक है अब अगर उसामा बिन लादेन या हिटलर खुद डिसाइड करने लग गए क्या एथिकल होना चाहिए तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे मोरालिटी। ये है मोरालिटी और एथिक्स के बीच का लिंक जो हमारे स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स हैं अगर इंडिविजुअल ओन प्रिंसिपल्स डिसाइड करेंगे व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और गुड और बैड बिहेवियर दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। ऑलराइट सिंपल सी चीजें समझ गए अगर सोसाइटी डिसाइड करेगी व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग दैट इज एथिक्स एंड इफ इंडिविजुअल इज डिसाइडिंग दैट इज मोरालिटी। तो अब इसके लिए हॉलोकास्ट मॉरल हो सकता है बट क्या वो एथिकल है नो इट इज नॉट एथिकल। सो जो भी सारे मॉरल स्टैंडर्ड है वो सब एथिकल नहीं हो सकते। ठीक है जैसे मान लो एक बंदे के लिए कोई वैल्यू है पंक्चुअलिटी उसे रोज ऑफिस टाइम पर पहुंचना है चाहे 9 बजे पहुंचना है वो पहुंचेगा बट उसके लिए क्या वो मेट्रो की क्यू जंप करनी चाहिए उसे नाउ इज दिस एथिकल। अब पंक्चुअलिटी के लिए वो अपना एक्शन जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ मॉरल है बट इफ वी लुक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी तो दैट एक्ट इज अनएथिकल। ठीक है ऐसे ही मोरालिटी इज अबाउट इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स इज अबाउट एस्टैब्लिश्ड मॉरल स्टैंडर्ड्स। मान लो भाई के लिए फुटपाथ पर गाड़ी चलाना मॉरल हो सकता है बट दैट इज अनएथिकल फॉर सोसाइटी एंड दैट इज ऑल्सो इलीगल। समझ गए अब मान लो कि जैसे डॉक्टर किसी मर्डरर का ऑपरेशन कर रहा है ठीक है सो ये डॉक्टर के प्रोफेशनल एथिक्स हैं दैट ही हैज टू हेल्प हिम हिपोक्रेटिक ओथ है ठीक है बट एट द सेम टाइम ही नोज कि वो मर्डरर है उसकी मोरालिटी दो उसे अलाउ करे ना करे बट एथिक्स उसे करेंगे फोर्स कि यू हैव टू हेल्प हिम आउट। ऐसे ही कसाब को जब हमने पकड़ा मोरालिटी क्या कहती थी दैट वी शुड फिनिश हिम बट एथिक्स क्या कहते हैं दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए बिकॉज इंडिया इज अ जस्ट सोसाइटी वी आर अ जस्ट कंट्री वी वैल्यू जस्टिस। ठीक है तो ये डिफरेंस है एथिक्स और मोरालिटी में। अब इसके बाद चलते हैं वैल्यूज। मान लो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ना सबने एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स तो हमारे केस में वैल्यूज ही वो एटम्स हैं।
वैल्यूज आर दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू विच वन इज सपोज टू कंडक्ट हिमसेल्फ। और वैल्यू से ही आगे बनते हैं एथिक्स और मोरालिटी। अब वैल्यूज क्या होती हैं? स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। जैसे किसी की वैल्यू हो सकती है पैट्रियोटिज्म, नॉन वायलेंस, कंपैशन, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। इतनी सारी वैल्यूज हैं एंड दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, मॉरल, इमोरल या फिर इमोरल, ठीक है। दे आर द गाइडिंग लाइट्स। अब वैल्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेफिनेशन के साथ ये लिख देना, दीज आर द गाइडिंग लाइट्स। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स और जुमले तुम्हें अपने आंसर्स में डालने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब मान लो वैल्यूज इंकलकेट कैसे की जा सकती हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ह्यूमन वैल्यूज वाले पार्ट में, ठीक है। तो मान लो एक वैल्यू हो गई पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म कैसे आएगी और वो कैसे बढ़ाई जा रही है? तो मान लो इफ अ चाइल्ड वॉचेस रिपब्लिक डे परेड, तो हिल सी द हीरोज गेटिंग ऑनर्ड, तो उसके अंदर दिस वैल्यू विल स्ट्रेंथन। अब ऐसी गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे हर घर तिरंगा लिया या आज़ादी का अमृत महोत्सव, इनका पर्पस क्या था? पैट्रियोटिज्म की वैल्यू बढ़ाना। ऐसे ही कुछ वैल्यूज होती हैं नॉन वायलेंस, जैसे हमारे रिलीजन स्क्रिप्चर्स में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो ऐसे सब एग्जाम्पल्स आपको अपने आंसर्स में डालकर आने हैं जो करंट से लिंक्ड हो, माइथोलॉजी रिलीजन से लिंक्ड हो, ऐसे एग्जाम्पल भी डालने हैं। नाउ सोचो, एथिक्स अब बता दिया मैंने, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, दे आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ये एटम्स की तरह हैं जिनसे हम मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और हमारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एथिक्स और मोरालिटी। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? इन तीनों के बीच का रिलेशन थोड़ा सा कैजुअल है, ठीक है, सॉरी, इन तीनों के रिलेशन थोड़ा सा कैजुअल है। तो जब भी क्वेश्चन आए एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज का, ये डायग्राम जरूर बनाकर आना, ठीक है। जब वैल्यूज जो हैं राइट एंड रॉन्ग सोसाइटी डिसाइड करेगी, दैट बिकम्स एथिक्स, एंड व्हेन इट इज डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल इट बिकम्स मोरालिटी। जैसे हमारे केस में हिटलर जी डिसाइड कर रहे थे या ओसामा भाई डिसाइड करेंगे, तो इट विल बिकम मोरालिटी, ठीक है। और जो सोसाइटी की मोरालिटी है वो एथिक्स और जो पर्सनल एथिक्स है वो मोरालिटी। सिंपल सा डायग्राम। अब ये आ गया बाहर वैल्यूज, इसी के बीच में एथिक्स और मोरालिटी और इनके बीच में ओवरलैप रहेगा। ये डायग्राम हमेशा इन दोनों में से एक बना देना एंड प्रेफर करना कि ये वाला बनाओ, दिस इज अ गुड डायग्राम। ऑलराइट, ये बेसिक हमने कवर कर लिया, एथिक्स, वैल्यूज और मोरालिटी और उनके बीच का रिलेशंस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब कई बार ना वो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि एथिक्स होंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, या एथिक्स की क्या जरूरत है, तो ये सब चीजें उसमें काम आएंगी। अब एथिक्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं अभी बताई, सोसाइटी बनाती है, दे मे चेंज विद टाइम। जैसे एक टाइम पर स्लेवरी वाज कंसिडर्ड एथिकल बट नाउ इट इज अनएथिकल, ठीक है। अब ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन स्पेस एंड टाइम। जैसे इंडिया में कोई चीज़ें एथिकल हो सकती हैं बट वो ज़रूरी नहीं है यूरोप में हो, या वाइस वर्सा। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? अब क्लोथिंग ही देख लो, ठीक है। तो वहां पर कुछ चीज़ें हो सकती है और हमारे यहाँ पे नहीं हो सकती। फिर दीज आर सब्जेक्टिव एंड दे आर मेंटेन्ड एंड सस्टेन्ड बाय अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी एथिक्स बना रहेगा। तो ये हो गया हमारा एसेंस या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एथिक्स। अब अगला टॉपिक है क्या? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज एथिकल है या नहीं है, ठीक है। इसमें देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। सबसे पहले है मॉरल यूनिवर्सलिज्म। वो क्या कहेगा, या एथिकल यूनिवर्सलिज्म, वो कहेगा कि देयर कैन बी यूनिवर्सल एथिकल या मॉरल स्टैंडर्ड्स। जैसे कुछ वैल्यूज हो गई, जस्टिस, मोरालिटी, वो सब चीजें हमारी इसमें आ गई। फिर एथिकल रिलेटिविज्म, वो क्या कहेगा कि इट इज अबाउट रिलेटिव पर्सपेक्टिव, व्हाट इज एथिकल फॉर यू मे नॉट बी एथिकल फॉर मी। फिर आता है हमारा मॉरल निहिलिज्म। मॉरल निहिलिज्म में उनको फर्क ही नहीं पड़ता मोरालिटी है या नहीं है, दे डोंट केयर। आप सड़क पे खड़े होकर, गाड़ी से उतरकर, रोड जाम कर कर रील बना रहे हो, टिकटॉक बना रहे हो, दे डोंट केयर।
It may be ethical for someone, it may not be ethical for someone, but for nihilists, they don't give a damn. उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। टिकटॉक बनाओ चाहे जो मर्ज़ी करो, ठीक है? तो अब हम ये डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कुछ एथिकल है या नहीं है? उसका पीछे है ये 4 चीज़ें। पहला है ऑब्जेक्ट का नेचर, पॉज़िटिव था या नेगेटिव था पर्पस, ठीक है? तो पतंजलि ऐसे ही अपनी ऐड चला रहा था फटाफट, कोरोना ठीक कर देंगे, ठीक है? बाल लंबे कर देंगे। अब उसके पीछे पर्पस क्या है? मैनिपुलेशन। सो दैट इज़ व्हाई सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दीज़ आर अनएथिकल एडवर्टाइज़मेंट्स और इसे हम बोलते हैं सरोगेट एड्स। सरोगेट एड्स और ये सब एग्ज़ाम्पल आपके आंसर्स में दिखने चाहिए, ठीक है? और किस पे डिपेंड करेगा? सर्कमस्टेंसेस पे। अब मान लो कि भाई गाड़ी चला रहे थे। भाई ने बोला कि सामने से 3 बच्चे आ गए, तो इसीलिए मैंने उन्हें बचाने के लिए गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। ठीक है? ये हो गया हमारा सर्कमस्टेंस। तो अब इस केस में भाई बोलेंगे कि मैंने तो एथिकल काम किया, ठीक है? दिस इज़ हाउ सर्कमस्टेंस डिफाइन इट। फिर इंटेंशन या फिर पर्पस। अब महाभारत के केस में हमें पता है कि बोला गया था अश्वत्थामा एलिफेंट वाज़ नेम्ड अश्वत्थामा एक था और बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। बट उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था ड्रोन को हराना, द्रोणाचार्य, ठीक है? विद एन अल्टीमेट गोल ताकि धर्म की जीत हो, धर्म की रक्षा के लिए हमने किया। तो इंटेंशन और पर्पस क्या था? तो अपहेल्ड धर्मा, तो हमारा एक्ट हो गया एथिकल, ठीक है? ये ऐसे माइथोलॉजी के एग्ज़ाम्पल तुम्हारे आंसर्स में दिखाने हैं तुम्हें, रामायण से उठाओ, महाभारत से उठाओ, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से उठाओ। फिर इसके बाद कॉन्सिक्वेंस, हमारा जो आउटकम था वो क्या हुआ? अब वैसे बोला जाता है दैट कि वी शुड नॉट स्प्लिट सीक्रेट्स या किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, दैट इज़ अनएथिकल। बट विभीषण को देखें तो विभीषण ने क्या किया? ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी। एक तरफ उसके भाई की तरफ, रावण की तरफ लॉयल्टी थी, एक तरफ था श्री राम, लॉर्ड राम और धर्म की साइड। उसने ही टोल्ड द सीक्रेट श्री राम को एंड दैट्स हाउ रावण वाज़ डिफीटेड। सो बेस्ड अपॉन द कॉन्सिक्वेंस वो हमारा एक्ट हो गया एथिकल, ठीक है? अब ऐसे ही दीज आर सम एग्जांपल जिस पे हमें सोचना है कि किस बेसिस पर वो चीज़ एथिकल होगी या नहीं होगी। जैसे सती हो गया, स्लेवरी। फिर यूथनेशिया, क्या वो एथिकल मानी जानी चाहिए या नहीं मानी जानी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मान लो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, मान लो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हो गए, सीरिया के रिफ्यूजीज हो गए, तो इज इट एथिकल टू सेंड देम बैक टू देयर कंट्री? व्हाट डू यू थिंक? हमारे पास जो फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कभी वो पूछता है कि पॉलिटिक्स में कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सोसाइटी में कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वर्क प्लेस पे क्या होगा। तो कुछ लिमिटेड अच्छे से पॉइंट्स याद रख लेना। इन्हीं पॉइंट्स को उठाकर हमें बार बार अप्लाइड क्वेश्चंस में यूज करना है। अगर एथिक्स होंगे तो क्या होगा? सोसाइटी में पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी, क्रेडिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फायदा होगा? अब ये कीवर्ड्स हैं, ये आगे हमारे सिलेबस से आए हैं, सिलेबस से ही कीवर्ड्स निकाले हैं। वर्क कल्चर इंप्रूव होगा, वर्क कल्चर डायरेक्टली टॉपिक है आगे, तो उसे अपने आंसर्स में यूज करो। क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, एग्जाम्पल देकर बता दो। टाटा इन्फोसिस की क्रेडिबिलिटी देख लो क्योंकि वो एथिकल काम कर रहे हैं काफी। फिर यूनाइटिंग पीपल एंड लीडरशिप, सिक्योरिंग सोसाइटी। अब ये देखो, ये जुमला आ गया, एथिक्स कम्स व्हेन लॉ इज साइलेंट। फिर फास्ट एंड फेयर डिसीजन मेकिंग, ये हर जगह डाल देना और इसमें कोई एग्जाम्पल सोच के रख लेना जहां सिविल सर्वेंट ने कोई बढ़िया सा काम किया हो, जहां लॉ कंप्लीटली नहीं था फिर भी किया, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग पामे ने बनाई पीपल्स रोड, ठीक है? अब आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉस ऑफ एथिक्स। इसको भी वो अप्लाइड चीजों से लिंक करके पूछ रहा है। अब इस बार वो पूछ सकता है कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एआई की वजह से कैसे एथिक्स लॉस हो रहे हैं। पहले उसने पूछा हुआ है इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो अगर एथिक्स नहीं होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा? इसको सोचने के लिए तुम अपना सिलेबस उठा लो जीएस का। पॉइंट जनरेट करने हैं, कैसे होंगे? पॉलिटिकल डोमेन, इंटरनेशनल, सोशल, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल, बायो। पॉलिटिकल में क्या होगा?
रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। फिर इंटरनेशनल डोमेन में एथिक्स नहीं होंगे तो रिफ्यूजी क्राइसिस, आईएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएंगी। सोसाइटी में क्या होगा? क्राइम्स, लिंचिंग। फिर इन्वायरमेंट में फ्लड्स, लैंडस्लाइड, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, पहाड़ काट काट कर दे आर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, टनल्स, बढ़ रही हैं लैंडस्लाइड्स। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में निपोटिज्म, ये चंदा गोचर का जरूर डाल देना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर पीएनबी स्कैम, ये सब चीजें होंगी अगर सोसाइटी में एथिक्स होंगे ही नहीं। इसके अलावा बायो एथिक्स से लिंक करें तो डोपिंग, बायो वॉरफेयर, ठीक है। सो ये हो गया अगर हमारी सोसाइटी में एथिक्स नहीं रहे तो क्या होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और टॉपिक पर, जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। अब यूजुअली डायमेंशंस में हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ये 3 थ्योरी हैं इसकी। इन्हें हमें अपने आंसर्स में स्प्रिंकल करना है। वी विल यूज़ देम इन केस स्टडीज़ अपना एक्शन जस्टिफाई करने के लिए, और वी विल आल्सो यूज़ देम इन थ्योरी, कि वहाँ पर लिख कर आएँगे कि डिओन्टोलॉजी थ्योरी में ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू टेलियोलॉजी ये है चीज़, ठीक है। अब डायमेंशंस क्या है? मेटा पूछता है कि व्हाट इज़ एथिकल, व्हाई टू बी एथिकल। अप्लाइड विल बी इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे लॉ में क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स में एथिकल क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिक हो गया। फिर आती है नॉर्मेटिव, इसको भी डिटेल में करेंगे, एंड डिस्क्रिप्टिव होता है, वो कंपेयर करता है। सो दीज आर नॉट मच रिलेवेंट, हम फोकस करेंगे नॉर्मेटिव पे। अब नॉर्मेटिव में आती हैं 3 चीजें। पहली है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स कहता है कि हमें फोकस करना चाहिए गुड कैरेक्टर पे। जैसे बोला प्लेटो ने, से बोला श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब में यही कहा है कि वी शुड फोकस ऑन आवर वर्च्यूज, वी शुड बी अ वर्चुअस मैन। फिर आते हैं डिओंटोलॉजी। अब डिओंटोलॉजी क्या है? डिओंट वर्ड आया है, डिओंट मीन्स ड्यूटी, तो ये याद रखना, डिओंट मतलब ड्यूटी। डिओंटोलॉजी एम्फसाइज करता है ड्यूटी पर, यानी कि अपने कर्म पर। वो बोलता है कि मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड्स। ये है डिओंटोलॉजी की एसेंस। अब कहीं भी तुम्हारे पास एथिकल डिलेमा आए, कुछ भी क्वेश्चन तुम्हारे पास फंसे केस स्टडी में जहां तुम्हें स्टैंड लेना हो, तो तुम ये अप्रोच यूज कर सकते हो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। ये आएगा थ्योरी का लिंक, इसको मेंशन कर देना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि तुम्हें एथिक्स पता है। इसके साथ हम अच्छे से एग्जाम्पल्स डालेंगे। अब वो मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी एथिक्स की वीडियो में बताया हुआ है, जैसे माइथोलॉजी, स्पोर्ट्स, आईआर, ठीक है। तो डीओंटोलॉजी क्या कहता है? मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड्स। जैसे गीता में लिखा हुआ है, कर्म पे फोकस करो, ऐसे ही इमैनुअल कांत ने बोला। फिर इसके बाद आती है टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी इज कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट। ये बोलता है हम ऐसे काम करेंगे विच इज मोर फेवरेबल, दैट इज एंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स। टीलियोलॉजी बोलता है एंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स। ये कॉस्ट बेनिफिट पर चलता है, जैसे कि बेंथम ऑर्बिल, पीएसआईआर वालों को पता होगा, ठीक है। तो इट एम्फसाइज ऑन मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। अब इसका कोई एग्जांपल सोचो। मान लो कि ट्राइबल्स हैं, उन्हें हमें रीलोकेट करना है, और उसकी जगह पर हम एक डैम बनाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। Now this electricity will cater to crores of people. It will boost the industries, employment देगी, ठीक है। तो टीलियोलॉजी क्या कहेगा? टीलियोलॉजी कहेगा कि हमारा एंड यहाँ पर ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ टेलियोलॉजी अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज लीडिंग टू मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। सिंपल। डिओंटोलॉजी मीन्स ड्यूटी, मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट। टेलियोलॉजी कहता है एंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। नाउ अब आपको एक टास्क देता हूँ, इसका भी एक एग्जाम्पल बताओ और इसका भी एक एग्जाम्पल बताओ इंडियन माइथोलॉजी से, ठीक है। अब ये एथिक्स का पेपर है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो हमें इंडिया की अच्छी से अच्छी तारीफें करके आओ, इंडियन कल्चर की बात करो, माइथोलॉजी की बात करो, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यू हैव टू शो दैट यू आर अ गुड पर्सन, इवन इफ यू आर नॉट एथिकल और मॉरल इन रियल लाइफ, दे डोंट केयर। उसके बाद आता है एक प्लेटो के 4 कार्डिनल वर्च्यूज। दिस ऑल्सो यू कैन यूज इन योर केस स्टडीज अप्रोच। ऑलराइट, सिंपल।
अब हमारा आ गया है ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये सिलेबस खत्म हमारा, फिर हम चलेंगे पीवाईक्यूज पे। फटाफट देखो, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस। एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस में क्या होगा? पब्लिक रिलेशन समझ जाओ, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हमें पब्लिक लाइफ में फॉलो करने चाहिए। और पब्लिक लाइफ कैसी हो सकती है? वर्क प्लेस पे हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशो कल्चरल, इंटरनेशनल लेवल, पॉलिटिकल। अब इस पे हमें जो एथिक्स फॉलो करने चाहिए, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे नोलन कमेटी ने। ये बनी थी यूके में अंडर लॉर्ड नोलन। इसको रटने का निमोनिक है साहिल ओ या सोहेल, कुछ भी याद रख लेना। भी नोलन कमेटी कहीं पे भी अपना कीवर्ड डाल देना एग्जाम्पल में, जब भी पब्लिक एथिक्स की बात हो या फिर इन जनरल कहीं पे भी तुम्हें ये वैल्यूज दिखानी हो, तो उसके साथ ही नोलन कमेटी लिख देना। इसमें कुछ वैल्यूज उसने एम्फोसाइज की थी एथिक्स, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ हैं। वो क्या है? सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी एंड ओपननेस। अब इनमें से जो वैल्यूज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद अवर टॉपिक वैल्यूज। ठीक है। एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ क्या है? जो हमारे प्रिंसिपल्स प्राइवेट लाइफ में फॉलो होने चाहिए। सिंपल, विद फैमिली, with our relationships. Now, the good thing or the bad thing about it is they are guided by emotions. फिर can you tell me some frameworks? इसमें क्या क्या हो सकते हैं? क्या गाइड होती है हमारी? कंपैशन, लव, जस्टिस। ऑलराइट, अब समझो, एथिक्स ऑन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो भी है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी? क्या उन दोनों के बीच में हार्मनी हो तो अच्छा रहेगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो तो अच्छा रहेगा? ठीक है। इसका आंसर है कि दोनों ही केस में बेनिफिट भी है और हार्म भी है। अब मान लो कि हार्मनी हुई, तो उसका हार्म क्या हो सकता है? उसका हार्म ये हो सकता है कि मान लो प्राइवेट लाइफ में अ पर्सन डजंट ट्रीट्स हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन वेल। ठीक है। उस फैमिली में देयर इज हेवी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब वो डिस्क्रिमिनेशन कैन कंटिन्यू इन हिज पब्लिक लाइफ। जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाएगा, तो वर्क प्लेस पे देयर कैन बी सेक्सुअल हरासमेंट या फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। सो दैट इज द हार्म। और जब इस तीनों के बीच में हार्मनी होगी, उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि इफ यू आर एथिकल एट होम, यू हैव बीन टोल्ड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू हैव बीन टोल्ड टू डू जस्टिस, you will go out and help people in real life. ठीक है। just the way एपीजे कलाम डिड, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग पामे ने किया। ऑल राइट। और अब हम चलते हैं पीवाईक्यूज पर। पीवाईक्यूज बहुत ही सिंपल है, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो इसमें हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है। अब ये आया था 2013 में। इसने पूछा हो, इसने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं दोबारा, पूछ लिया उसने। तो हम इंट्रो में डिफाइन कर देंगे वैल्यूज, एथिक्स, गाइडिंग लाइट्स, जुमले भी आ गए, कीवर्ड्स भी आ गए। फिर एग्जाम्पल जरूर देना, जहां भी तुम डिफाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा अच्छे एग्जाम्पल देकर आना। इसमें मान लो वैल्यूज लिखी तो लिख दो नॉन वायलेंस, अहिंसा, परमो धर्म, पैट्रियोटिज्म, फिर उसका लिंक करके आजादी का अमृत महोत्सव। फिर इसका डायग्राम बताया था, वो डायग्राम बन जाएगा। अब अगला पार्ट है, इन व्हाट वेज इज इट इम्पोर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट तो हो, बट उसके साथ तुम्हें एथिकल क्यों होना चाहिए? अब वही आ गया, हम कहाँ से पॉइंट्स उठाएंगे इसमें? एसेंस ऑफ एथिक्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स से। देख लो, वर्क कल्चर इंप्रूव होगा, रेपुटेशन बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग फास्टर होगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन सब पॉइंट्स के साथ एक एक एग्जाम्पल डाल देना। जैसे डिसीजन मेकिंग एथिकल कैसे हो जाएगी? हम जैसे मान लो, हम देंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एन इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वो क्या डिसाइड करेगा कि हम रादर देन कॉस्ट कटिंग की जगह हम सेफ्टी पर ध्यान दें, ताकि ब्रिज कोलैप्स ना हो, जैसे गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट तो थे, बट उन्होंने अनएथिकल चीजें करनी शुरू कर दी, तो एथिकल डिसीजन मेकिंग होगी। फिर हम वॉक्सवैगन का एग्जांपल देंगे, दैट हाउ दे प्लेस्ड अ चीट डिवाइस टू बाईपास एनवायरमेंट नॉर्म्स। फेक एमिशन दिखाते थे वो। ठीक है। सो ये सब हम बताएंगे कि उसके फायदे क्या हैं, एंड देन वी विल कंक्लूड इट। हर पॉइंट के साथ एक एग्जांपल आ जाना चाहिए, एंड एग्जांपल शुड बी डाइवर्स, डाइवर्स एंड डाइवर्स। अब
It is often said that politics and ethics do not go together. What is your opinion in this regard? Justify your answer with illustration. अब देख लो, इसमें तो उसने खुद ही बोल दिया कि एग्जाम्पल दो। वो पूछे ना पूछे तुम्हें खुद ही देना है। अब ये किसने बोला था? पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। इट इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू मैकियावेली एंड कौटिल्य ने भी यूजुअली बोला है कि किंग शुड फॉलो द अप्रोच ऑफ साम दाम दंड भेद अल्टीमेटली टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट। बट अब हम इसकी दूसरी साइड देखते हैं, तो गांधी जी ने बोला है क्या? पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डेथ ट्रैप। ठीक है। अब उसने पूछा है व्हाट इज योर ओपिनियन, तो हमें एक एथिकल स्टैंड लेना है। एथिकल स्टैंड लेने के लिए यू कैन यूज ईदर डियोंट और टीलियोलॉजी। ठीक है। अब एक स्टैंड लेके अपना आंसर जस्टिफाई कर दो विद एग्जांपल। जैसे ये जुमला है, इसमें वी कैन नेवर रीच द राइट एंड्स विद रॉन्ग मीन्स। जहां पर भी तुम्हें अपने मीन्स जस्टिफाई करने होंगे ना, ये एक कोट में डालकर लिख देना, वी कैन नेवर रीच राइट एंड्स विद रॉन्ग मीन्स। फिर हम बता देंगे कि अगर ये दोनों साथ में नहीं होंगे तो क्या क्या इशू होगा, जो वो ऑलरेडी हमने बता दिया कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स में, क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। फिर करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वही सब फैक्टर्स आ जाएंगे और फिर हम एक कंक्लूजन कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ? देख लो, एसेंस ऑफ एथिक्स आ गया, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स आ गया, व्हाई इज इट ऑल मोर इम्पोर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब भी आंसर कर रहे हो ना, हमेशा याद रखना कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो ही तुम्हारे आंसर में डायरेक्टली दिखनी चाहिए। अपने आप वहाँ कीवर्ड मत बनाना। एथिक्स पहले बता देंगे क्या है, उसकी एसेंस क्या है, फिर वो क्या सीख करता है प्रमोट करने का। अब सेकंड पार्ट हम एड्रेस करेंगे। ऐसे हम वहां पर एक बॉक्स बना दो या अंडरलाइन कर दो, इंपॉर्टेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे कर दिया। फिर उसके नीचे हम पॉइंट्स लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये पॉइंट्स लिखेंगे, इसके साथ एग्जाम्पल, फिर इसके साथ एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ऐसे। ठीक है। अब क्या फायदे होंगे? सिटीजन सेंट्रिक, गुड गवर्नेंस, फिर वही एथिकल डिसीजन मेकिंग आएगा, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सब कीवर्ड्स हैं, सिलेबस ही उठा के देख लो, ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। चेक करेगा करप्शन, जो सिविल सर्वेंट्स की करप्शन है उन्हें रोकेगा। फिर इंक्लूसिव गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस पे फोकस करेगा, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ सबका साथ सबका विकास। अब ये एक और जुमला आ गया, वी हैव टू यूज देम इन आवर आंसर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं, इसमें से जो कुछ पार्ट्स हैं विल डिस्कस लेटर, जो बाकी सिलेबस करेंगे। पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, सिंपल बिल्कुल पढ़ लिया, पर्सनल स्फेयर में और प्रोफेशनल स्फेयर में यहाँ डिफाइन कर देंगे दोनों और उसका एक एग्जाम्पल दे देंगे, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स। अब ये आ गया हमारा कौन सा, अप्लाइड एथिक्स का टॉपिक। अब एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं? वो फोकस करते हैं जो स्टैंडर्ड्स हमें रखने चाहिए टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायो कल्चर, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे हम बोलेंगे एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, उसकी एक डेफिनेशन देख लेना, फिर एग्जाम्पल डाल देना। अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, तो इसमें आई क्या है, इंडिया। तो हम फोकस करेंगे और एम्फोसाइज करेंगे इंडियन कल्चरल वैल्यूज पे। अब उसने पूछा व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, हमने डिफाइन कर दिया और उसके साथ हमने जाकर बताया दैट इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशनल ईथोस। फिर हम बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल वेदास में बोला है टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, ऐसे ही जैनिज्म में भी बोला गया है दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडिया, हमारा कल्चर इतना अच्छा है। ठीक है, उसको हम इसके साथ लिंक कर देंगे इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद ही। फिर व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी, एक पार्ट ये हो जाएगा, और डिस्कस एनी एनवायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। अब ये कोई भी इशू तुम करंट से उठा लेना, इसीलिए करंट अफेयर्स पढ़ना और उन्हें एथिक्स से लिंक करना जरूरी है। जितनी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी सिलेबस का, उतना ज़्यादा तुम न्यूज़पेपर देखकर समझ पाओगे कि कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं करंट के। ठीक है। अब जैसे मान लो अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका इशू चल रहा है कि इट विल हैम्पर द इन्वायरमेंट
उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वहाँ का, सो इट इज़ गोना इम्पैक्ट द निकोबार। और दूसरी साइड क्या है इसमें? दूसरी साइड कह रही है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमें उधर से एक्सेस मिलेगी मलक्का स्ट्रेट के पास, इंडियन ओशन में इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? यहाँ से इंडोनेशिया बहुत पास है एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट टू चेक चाइनाज़ एक्सपेंशन इन इंडियन ओशन रीजन। फिर यहाँ पे मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के लिए ज़रूरी है। तो हम उसको एनालाइज़ कर कर दोनों साइड सिखाकर बता देंगे। ऑलराइट? अब हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, फिर से उसने वही क्वेश्चन पूछा। दिस इज़ इसीलिए बोला है कि पीवाईक्यूज़ इतने इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भी वही एसेंस वाला ज्ञान देना है, एसेंस वाला और कॉन्सिक्वेंस वाला। हो जाएगा? अब नेक्स्ट देखो, with regards to morality of actions, one view is that means is of paramount importance and the other view is that ends justify means। अब देखो जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना बॉक्स, ऐसा अपना क्वेश्चन पेपर जब तुम्हें मिलेगा वहां पर उसमें कर लेना ताकि कोई भी सप्पा छूटे ना। तो ऐसे उसको करके इधर लिख दिया पार्ट वन, इधर लिख दिया पार्ट टू, तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम सारा पार्ट एड्रेस कर रहे हो या नहीं। क्यूसीए भी जो आंसर शीट मिलेगी उस पे भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन लिखा रहता है, उस पे मत करना। जो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसे तुम घर लेकर जाओगे उस पर करना, ठीक है? अब ये क्या पूछ रहा है कि मीन्स इंपॉर्टेंट है या एंड? तो मीन्स एंड वाली डिबेट किस में है? डिओंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, डिओंट ड्यूटी, मीन्स आर इंपॉर्टेंट, टेलियोलॉजी एंड्स आर इंपॉर्टेंट। अब इसने बोला जस्टिफाई योर आंसर, तो तुम्हें इसमें दोनों साइड की जस्टिफिकेशन देनी होगी और जस्टिफिकेशन देने का तरीका क्या है? अपना ज्ञान, ज्ञान देने के बाद हमेशा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देकर बताएंगे कहाँ मीन्स इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी और टेलियोलॉजी। जैसे वो डैम्स वाला एग्जांपल दिया ट्राइबल्स का और अश्वत्थामा वाला दिया, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। उसके बाद हम कंक्लूड करके क्या बोलेंगे कि वो कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब वो जो पार्ट था कि किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा डिटर्मिनेंट्स वाला, कि सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा, हमारी इंटेंशन पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए हमारा, वो हम लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल बिल्कुल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये उसने फिर से वो पूछ लिया, द करेंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टॉल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज व्हिच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब इस बार हो सकता है कि वो एआई पर पूछे, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एआई पे आ सकता है इस बार। जब भी ऐसा कोड बेस्ड क्वेश्चन आता है ना उसमें इंट्रो में हमेशा पहले थोड़ी सी कोड समझाओ, फिर उसको थोड़ा एग्जाम्पल से लिंक कर कर फर्दर जस्टिफाई कर लो। अब इंटरनेट एक्सपेंशन ने ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट में है वो डिस्कस करना है। डिस्कस है तो हमें दोनों साइड दिखानी पड़ेंगी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट में है और कैसे फायदा भी हुआ है। अब कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज को उठाकर उनके साथ समझो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। गैम्बलिंग देख रहे हैं इंटरनेट पे जाकर कि ड्रीम इलेवन पर टीम बनाओ, देख रहे हैं कि ड्रेक ने 2 करोड़ की बेट लगा दी स्टेक पर, तो तुमने भी स्टेक पर जाकर बेटिंग शुरू कर दी। ये हो रही है हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज का लॉस। उसके अलावा मटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है? सबने देख लिया, मुझे तो चाहिए भाई एयर जॉर्डन 1, मुझे चाहिए आईफोन 15 प्रो। सब मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं और इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म पर फोकस हो रहा है, फैमिली की वैल्यू कम होती जा रही है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग और रेशनैलिटी कम हो गई। क्या हुआ? किस वजह से हुआ? क्या कर रहे हैं हम? क्रिटिकल थिंकिंग और रेशनैलिटी खत्म क्यों हो गई? उसने टिकटॉक पर बोल दिया और तुम सबने मानना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। इसके अलावा कंपैशन खत्म हो गई। वी स्टार्टेड ट्रोलिंग पीपल सोशल मीडिया और इंटरनेट पे। वी स्टार्टेड बुलिंग देम और एआई की हेल्प से क्या हुआ? डीप फेक्स आ गए। एम्पैथी सिंपैथी सबकी धज्जियां उड़ गई। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक्सपेंशन और कैसे हमारी वैल्यूज खराब हो रही हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज। इसीलिए उसने पूछा। अब बट ज़रूरी नहीं है खराब हो रही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, जैसे कलेक्टिवनेस और टुगेदरनेस इम्प्रूव भी हो रही है विद द हेल्प ऑफ मान लो व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स। अब वीडियो कॉल की वजह से योर फैमिली इज सो क्लोज टू यू,
तुम कोई भी काम करने जा रहे हो उससे पहले यू आर टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। जो तुम्हारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं, जैसे ईद हो गई, ठीक है, दिवाली हो गई, यू आर विशिंग योर फैमिली, चाहे तुम अमेरिका में हो, लंदन में हो, यू आर कॉलिंग योर पेरेंट्स इन इंडिया एंड यू आर विशिंग देम। सो दीज वैल्यूज आर बीइंग स्ट्रेंथेंड। इसके अलावा जो हमारा कल्चर है दैट इज बीइंग एडवांस एंड प्रोपिगेटेड, जैसे कि वैल्यूज ऑफ योग, और जो हमारा कल्चरल ईथोस है, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम, जस्टिस वगैरह, उसको लिंक करके ऐसे हम आंसर लिखेंगे। फिर कंक्लूड कर देंगे कि कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे हमें उसे फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। समझ गए? अब इसके बाद आता है हमारा, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद है कि रिफ्यूजीज शुड नॉट बी टर्न बैक टू द कंट्री वेयर दे वुड फेस परसिक्यूशन। ठीक है? ये अभी मैंने पहले बताया था तुम्हें कि तुम्हें इसका आंसर बताना है कि इज़ इट एथिकल और नॉट रिफ्यूजीज को वापस भेजना। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एथिकल डायमेंशंस, क्या वॉयलेट हो रही हैं उसके केस में। तो हम इसमें पहले थोड़ा-सा सिग्निफिकेंस बता देंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देंगे जो कोर्ट वाला है, कि कैसे उनके साथ ये हो रहा है। फिर एथिकल डायमेंशंस क्या वॉयलेट हो रही हैं, ये सीधा उठाकर इधर लिखेंगे। अब उससे पहले उसने पूछा था कि नेशन क्लेमिंग टू बी डेमोक्रेटिक विद ओपन सोसाइटी, तो एक ऐसा बॉक्स बना देना, ओपन सोसाइटी और डेमोक्रेटिक नेशंस की कुछ वैल्यूज हैं जो वो ये होती हैं। फिर हम ये प्ले पार्ट पर आ जाएंगे। क्या क्या वायोलेशन हो रहे हैं? ह्यूमन राइट्स, एम्पैथी, कंपैशन खत्म हो गई, यूके का रवांडा लॉ। अब देखो, फिर हमने रीसेंट एग्जांपल यूज कर लिया, करंट वाला। क्या किया यूके ने? रिफ्यूजीज को उठा के सबको रवांडा में फेंक दो। सीरिया रिफ्यूजीज, रोहिंग्या का एग्जांपल डाल दिया। इनजस्टिस हो रहा है, ब्रदरहुड खत्म हो रहा है। अब इसमें फिर से हम इंडियन वैल्यू लिंक कर दी हमने, क्या? वसुदेव कुटुंबकम। हम बोलेंगे कि दुनिया ऐसा कर रही है, हाउएवर देयर आर नेशंस, लाइक, क्योंकि हम एक पॉजिटिव साइड भी दिखाएंगे आंसर में। हाउएवर देयर आर नेशंस जैसे कि इंडिया, हमने तिब्बतन रिफ्यूजीज की हेल्प की, तमिल रिफ्यूजीज की हेल्प की, बिकॉज ऑफ अवर सिविलाइजेशनल ईथोस, हमारी वैल्यूज। फिर कंक्लूड एंड, ठीक है, ऐसे होगा एथिक्स का आंसर्स, और ऐसे करना है इस टॉपिक को कवर। दिस इज वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा इस टॉपिक को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वी विल ट्राई कि 8 लेक्चर में मैक्सिमम ये पूरा एथिक्स खत्म हो जाए, एंड वी विल डिस्कस, विल हेल्प यू स्ट्रक्चर। So, if you liked this lecture, please mention in comments and do let me know इसके अलावा what else we should do from our side to help you clear this mains for 2024 mains as well as for 2025 mains. So, all right, let's end this chapter. Let's end this lecture here. Have a great day. All the best to you.